हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो है बेसिक थर्ड ईयर बॉटनी फर्स्ट सेकंड पेपर का फोर्थ यूनिट है। और इससे पहले मैंने प्रोटीन्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ मैंने बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज हम देखने वाले हैं गाइस कार्बोहाइड्रेट्स फोर्थ यूनिट से ही। तो फिर चलिए इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। सिनॉप्सिस, सबसे पहले तो जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय। फिर सेकंड देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, आखिर कार्बोहाइड्रेट्स को कितने भागों में बांटा गया है ना। तो फिर मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। थर्ड देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का जैविक महत्व। ठीक है, तो फिर चलिए गाइस, सबसे पहले जो है हम अपना इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, अपना नहीं कार्बोहाइड्रेट का। इसका इंट्रोडक्शन आप लोग पहले से ही जान रहे हो गाइस। आप लोगों को पता ही है कि हम क्या खाते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है ना। जैसे कि चावल, आलू, ये सब हम खाते हैं तो फिर इनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो फिर कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही लिखना है ना। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता है। तो फिर चलिए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर के बनते हैं। ठीक है गाइस, जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो जो है कार्बनिक यौगिक है और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। ठीक है, किससे किससे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गन्ने का शक्कर, स्टार्च और सेल्यूलोज। ठीक है गाइस, तो फिर ये कार्बोहाइड्रेट्स के उदाहरण हैं। अब देखिए, जैसे कि ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 है ना। तो फिर यहाँ पे देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो फिर वही लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स वे कार्बनिक यौगिक हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो फिर ये आपको थोड़ा सा लिखना है। आगे देखते हैं। इन यौगिकों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का वही अनुपात पाया जाता है जो जल में होता है। ठीक है, इस अब यहाँ पे देखिए, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है ना, वो जो है जल में जिस प्रकार से पाया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पाया जाता है। जैसे कि जल का सूत्र है H2O है ना, अर्थात H डबल है और ऑक्सीजन एक है ना। ऑक्सीजन एक है तो फिर हाइड्रोजन दो है। तो फिर यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 6 है, तो फिर 6 का डबल क्या हो जाएगा, 12 है ना। 12 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए H12O6 है ना, यानी कि 2:1 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से होता है। तो फिर वही लिखा है, इन यौगिकों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का वही अनुपात पाया जाता है जो जल में होता है, अतः इन्हें कार्बन का हाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, तो फिर इतना जो है गाइस आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। अब चलिए इसका क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। सेकंड देखते हैं गाइस, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो फिर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो है दो टाइप्स के होते हैं, है ना, दो प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोसेकेराइड्स और दूसरा है ओलिगोसेकेराइड्स। ठीक है, फिर ओलिगोसेकेराइड्स को पुनः बांटा गया है गाइस, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनो अर्थात एक है ना, इसमें ये जो है, जो मोनोसेकेराइड है केवल एक सेकेराइड्स अणु के बने होते हैं। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड जो है बहुत सारे मोनोसेकेराइड जब मिलते हैं तब जो है ओलिगोसेकेराइड बनता है। जैसे कि डाइसेकेराइड, इसमें जो है दो सेकेराइड अणु आएंगे है ना, या फिर दो मोनोसेकेराइड जब आएंगे तब जो है डाइसेकेराइड बनेगा। उसी प्रकार ट्राइसेकेराइड, इसमें 3 मोनोसेकेराइड अणु है ना, ये जो मोनोसेकेराइड अणु है, जब 3 मोनोसेकेराइड अणु मिलेंगे तब जो है ट्राइसेकेराइड बनेगा। उसी प्रकार से 4 जब मोनोसेकेराइड जुड़ करके टेट्रासेकेराइड बनाएंगे, और जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड जुड़ करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करेंगे तो फिर से जो है पॉलीसेकेराइड्स कहेंगे। ठीक है, तो फिर ये हो गया। चलिए देखते हैं, सब के बारे में हम जो है एक एक करके जो है देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं गाइस मोनोसेकेराइड। ये वे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस सरल यूनिट्स में नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक ही मोनोसेकेराइड्स यूनिट या एक अणु के बने होते हैं। ठीक है, क्या लिखा है गाइस, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, मोनोसेकेराइड वाले, ये जो है सरल यूनिट्स हैं, है ना। मतलब जैसे कि कोशिका की हम बात करें, टिश्यू की बात करें, है ना, टिश्यू किससे मिलकर के बना होता है, कोशिका से। तो फिर ये मान लो ये एक कोशिका है ना, इसी से ही मिलकर के जो है टिश्यू का निर्माण होगा। तो फिर वही लिखा है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स का एक सरल यूनिट है। सबसे फर्स्ट ईट हम लोग समझ सकते हैं ना, घर बनता है तो फिर घर जो है कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स का केवल एक ईट है। ठीक है, वही समझिए, ये वे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस सरल यूनिट्स में नहीं हो सकता, अर्थात इसका जब हम जल अपघटन करेंगे गैस तो फिर ये और सैकराइड्स में जो है नहीं टूट सकता है ना। मोनो अर्थात एक,
एक सैकराइड है ये, ठीक है, इसी वजह से इसको मोनोसैकराइड कहते हैं। तो फिर वही लिखा है, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर ये जो है सरल यूनिट्स में जो है नहीं टूटेगा, क्योंकि ये एक ही मोनोसैकराइड यूनिट का बना है, ठीक है, इसी वजह से इसको मोनोसैकराइड्स कहते हैं। जैसे ग्लूकोज C6H12O6 है ना, इसको जो है हम और नहीं तोड़ सकते। फ्रक्टोज, राइबोज, जाइलोज, इनको जो है हम और विभाजित नहीं कर सकते, इसका हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर इसको जो है मोनोसैकराइड्स कहते हैं। ये जो है मोनोसैकराइड्स के एक यूनिट के बने होते हैं, इसी वजह से इसको मोनोसैकराइड्स कहते हैं। अब चलिए देखते हैं ओलिगोसैकराइड्स। देखते हैं गाइस ओलिगोसैकराइड्स, इनका निर्माण मोनोसैकराइड के दो या दो से अधिक अणुओं के संघनित होने तथा पानी के अणु निकल जाने से होता है, ठीक है गाइस। ओलिगोसैकराइड्स मतलब आप लोग ये समझिए कि इसमें जो है दो या दो से अधिक मोनोसैकराइड्स जब अणु होते हैं ना, जब दो या दो से अधिक मोनोसैकराइड्स अणु जुड़ेंगे तभी जो है ओलिगोसैकराइड्स का निर्माण होगा, ठीक है। मोनोसैकराइड्स के दोनों अणु ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जुड़ करके डाइसैकराइड बनाते हैं, ठीक है गाइस। अब ओलिगोसैकराइड्स को पुनः बांटा गया है ना, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, तो फिर उसको हम देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पर लिखा है मोनोसैकराइड के दोनों अणु या फिर दो अणु ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जब जुड़ेंगे तब जो है डाइसैकराइड का निर्माण होगा, ठीक है। तो फिर डाइसैकराइड देख लेते हैं। चलिए डाइसैकराइड देख लेते हैं। डाइसैकराइड नाम से ही स्पष्ट है, जो डाइसैकराइड है गाइस वो दो मोनोसैकराइड अणु से मिलकर के बना होता है ना। तो फिर जब हम इसका जल अपघटन करते हैं तो फिर मोनोसैकराइड के दो अणु जो है ये हमें दे देता है, ठीक है। तो फिर वही लिखा है, ये जल अपघटन से मोनोसैकराइड के दो अणु देता है, क्योंकि ये मोनोसैकराइड के दो अणु से ही मिलकर के बना होता है, इसी वजह से इसका नाम डाइसैकराइड है, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेल्यूलोज आदि, ठीक है। जब हम इसका जल अपघटन करते हैं, जैसे कि सुक्रोज है, इसका हम जल अपघटन करेंगे तो फिर ये C6H12O6 के जो है दो मॉलिक्यूल बना लेगा, है ना, दो अणु बना लेता है। अब कई बच्चे जो है, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि केमिकल रिएक्शन भी बताओ करके, तो फिर इसमें बताने वाला कुछ भी नहीं है। C12H22O11 + H2O है, ठीक है। ये जो है दो मॉलिक्यूल बनाएगा, क्योंकि ये जो है डाइसैकराइड है, तो फिर ये दो अणु जो है बनाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका जो नंबर है वो हम काउंट कर लेते हैं ना। यहाँ पे 12 है कार्बन की संख्या, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, इधर 22 और ये 23 और ये 24 है ना। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 11 और इसके साथ 12 है ना। तो फिर यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या 6 है, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। तो फिर 12 कार्बन है। हाइड्रोजन की संख्या जो है 24 है, तो फिर 12, यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24 है ना। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 12 है, 11 और 1 12, तो फिर ये हो गया ऑक्सीजन 6 और ये जो है 6 दूनी 12, क्योंकि दो मॉलिक्यूल बना है ना। तो फिर इस प्रकार से पूरा जो है समीकरण संतुलित हो जाता है, ठीक है गाइस। बहुत ही सिंपल होता है समीकरण, ये जो है आप लोग थोड़ा सा देखिए और इसको अच्छे से समझिए, है ना। तो फिर ये जो है डाइसैकराइड दो मोनोसैकराइड अणु से मिल करके बना होता है। जब हम इसका जल अपघटन करते हैं तो फिर दो मोनोसैकराइड के अणु दे देता है। अब देखिए ट्राइसैकराइड, नाम से ही स्पष्ट है, ट्राइसैकराइड अर्थात इसमें 3 मोनोसैकराइड अणु हैं, है ना। 3 मोनोसैकराइड अणु जब मिलकर जुड़ेंगे तो फिर जो है ट्राइसैकराइड बनाएंगे, ठीक है। और ये जल अपघटन से जो है मोनोसैकराइड के 3 अणु दे देते हैं। तो फिर इसका उदाहरण है रोबिनोज तथा रैफिनोज। तो फिर ये देखिए ट्राइसैकराइड C18H32 और O16 + H2O, तो फिर ये बना लेगा 3 अणु C6H12O6 के, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे है इस टेट्रासैकराइड। टेट्रासैकराइड अर्थात इसमें 4 मोनोसैकराइड के अणु होंगे, है ना। 4 मोनोसैकराइड के अणु जब जुड़ेंगे तो फिर जो है टेट्रासैकराइड बनाएंगे, और जब इसका हम जल अपघटन करेंगे तो फिर ये मोनोसैकराइड के 4 अणु देगा, ठीक है। अतः इसका जल अपघटन करने पर मोनोसैकराइड के 4 अणु देता है। उदाहरण है स्कोरोडोस तथा स्टेकियोस, ठीक है, स्कोरोडोस और स्टेकियोस। अब आगे देखते हैं गाइस पॉलीसैकराइड्स। अब देखते हैं गाइस पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड क्या है वो हम देख लेते हैं। कई मोनोसैकराइड यूनिट्स ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ करके पॉलीसैकराइड्स का निर्माण करते हैं, किंतु यह निश्चित ज्ञात नहीं है कि एक पॉलीसैकराइड्स अणु में कितने मोनोसैकराइड्स अणु होते हैं, तब जो है उन्हें हम पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। पॉलीसैकराइड्स यानी कि बहुत सारे मोनोसैकराइड अणु जुड़ करके जब पॉलीसैकराइड्स बनाएंगे तो जो है पॉलीसैकराइड्स कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ करके।
और उस पॉलीसेकेराइड्स में कितने मोनोसेकेराइड्स अणु हैं वो हमें ज्ञात नहीं होता है ना, निश्चित हमें पता नहीं है कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इतना हमें नहीं पता है, इसी वजह से इसको जो है पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स का देख लीजिए C6H12O6, यहाँ पे n लिए हैं, n संख्या लिए हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसमें कितने कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो कितने मोनोसेकेराइड्स हैं। ठीक है, ये मोनोसेकेराइड्स और जल ले लेंगे तो फिर ये बना लेगा C6H10O5, और कितना बनाएगा वो भी हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो फिर ये n हम लगा लेंगे। तो फिर ये हो गया इस हमारा कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। अब जो है हम इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। थर्ड देखते हैं कि इस कार्बोहाइड्रेट का जैविक महत्व, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट कुछ जंतुओं तथा सभी पौधों की कोशिकाओं को बनाने में एक महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। ठीक है गाइस, जो कुछ एनिमल हैं उनकी कोशिकाओं को बनाने में भी कार्बोहाइड्रेट मदद करता है या फिर उसका महत्वपूर्ण पदार्थ है, जैसे कि और सभी प्लांट्स है ना, सभी प्लांट्स की जो कोशिका है उसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ये कार्बोहाइड्रेट्स है ना। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है ना। और सेल्यूलोज क्या होता है, जो प्लांट्स हैं उसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ठीक है, तो फिर ये एक प्रकार का प्रमुख पदार्थ है जो कि कोशिका में पाया जाता है प्लांट्स के। ठीक है, और कुछ एनिमल्स में भी। कार्बोहाइड्रेट से जंतुओं को आवश्यक ऊर्जा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। ठीक है, जो हमें एनर्जी प्राप्त होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही भाग होता है। ठीक है, अधिकांश भाग जो है हम कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त करते हैं एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि इसी से ही ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होता है। थर्ड देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट अमीनो अम्ल एवं वसीय अम्लों के चयापचय में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये जो अमीनो अम्ल है ना, अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो फिर कार्बोहाइड्रेट अमीनो अम्ल एवं वसीय अम्लों के चयापचय में जो है निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, लास्ट है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य विशिष्ट होते हैं, जैसे सेल्स के न्यूक्लियोप्रोटीन में राइबोज का कार्य तथा दूध में लैक्टोज का कार्य। देखिएगा इस सेल में जो है न्यूक्लियोप्रोटीन में जो है राइबोज पाया जाता है ना, ये राइबोज क्या है, ये भी जो है कार्बोहाइड्रेट है, इसका कार्य होता है। दूध में लैक्टोज पाया जाता है, तो फिर ये भी जो है कार्बोहाइड्रेट है ना। तो फिर इनका जो है कुछ विशिष्ट कार्य भी जो है होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो फिर आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट वाला, और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो घुमा फिरा के नहीं आता है, इसमें आता है बीएससी में कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इसका क्लासिफिकेशन दीजिए और इसका जैविक महत्व बताइए, ऐसा ही आता है ना। तो फिर आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। एंड थैंक यू गाइस।